अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है रिदा ज़ारा और आप मेरा शो देख रहे हैं दी आर्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। यू आर वाचिंग मी लाइव फ्रॉम द फोरम ऑफ बिलिंगवेज पाकिस्तान। ये शो हम तकरीबन काफ़ी अरसे से आपके लिए लेके आ रहे हैं और काफ़ी सारे एपिसोड्स गुजरे हैं जिसमें हम सारी वही डिटेल्स इन्वॉल्व करते हैं जो हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं। बेसिकली हमारा ये शो कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें हम ये फैसिलिटेट करते हैं कि किस तरह से आप अपनी बातचीत से अपने डिसीजंस बेहतर बना सकते हैं या बातचीत से आप अपने प्यारों को आमादा कर सकते हैं एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ। इसके लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारे आपको इसमें स्किलफुल तरीके बताए कि जिससे आप अपनी बातचीत बेहतर कर सकते हैं। तो आज भी मैं उनका क्विकली इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ, जो कि हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ अब्दुल रहमान सदाकत मौजूद है जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है फॉर बिलिंगवेज पाकिस्तान। साथ में ही हमारे साथ मिस शुमाइला बतूल भी मौजूद है स्टूडियो में, जो कि डायरेक्टर हैं, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फॉर दी बिलिंगवेज, और साथ में ये चेंज काउंसलिंग और एग्जीक्यूटिव स्किल्स में भी महारत रखती है। तो क्विकली एक ओवरव्यू में कर लेती हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या बातचीत की है। सो फ्रॉम द बिगिनिंग कि डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस होती क्या हैं, जैसे आप लोगों की फीडबैक से ये पता चला कि आसान बातचीत बाज़ का डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन के अंदर टर्न अप कर जाती है और जिसमें अक्सर स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। और इमोशंस के हमने एक पूरा इसके अंदर एक सेगमेंट किया डाला कि इमोशंस कैसे हाइटेंड अप करते हैं और किस तरह से हमारी बॉडी डिज़ाइंड है to act in that particular manner when there is a stressful situation and when the conversation becomes difficult। जिसमें आपके, मुझे याद है आपने एक बहुत डिफरेंट एक पहलू इसमें बताया था एनिमल माइंड का हमारा, कि किस तरह हमारा चिंप माइंड जो होता है वो इन एक्शन आ जाता है और हमारे डिसीजंस जो हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। मूविंग ऑन, कन्फ्रंटेशन कैसे की जाती है, आप कैसे किसी कन्फ्रंट कर सकते हैं दूसरे इंसान को जिससे आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जस्ट बिफोर दैट आई एम सॉरी, मैं आपकी बात कर रही हूँ कि हम कन्फ्रंटेशन पे जाएं, जैसे क्रूशल कॉन्वर्सेशंस या मुश्किल बातचीत को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस का पर्पस ये था कि मुश्किल बातचीत को करने का आर्ट आ जाए, बिकॉज उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब मुश्किल बात जिसको कहा जाता है कि ये मुश्किल बातचीत है, तो वो हो सकती हैं जहाँ पर आपका किसी के साथ डिसएग्रीमेंट है, जहाँ पर आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व हैं किसी एक टॉपिक पर या किसी पर्सन के साथ, या ये वो हो सकती हैं जहाँ पर आपकी स्टेक्स बहुत हाई होती हैं। एंड जब इमोशंस की हम बात करते हैं तो इमोशंस जैसे ही इन्वॉल्व होते हैं या वो अपवर्ड जाना या डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाते हैं, जो बैलेंस और एवरेज लाइन से ऊपर या नीचे जाना शुरू होते हैं, तो कॉन्वर्सेशन ख़राब हो सकती है। सो ऐसी सारी सूरत हाल में जब इस तरह की सिचुएशन हो तो कॉन्वर्सेशंस को पूरे एक तरीके से करना चाहिए, यानी ऐसे नहीं है कि जैसे आप वो फील हो रहा है और उसी तरह से कर लें, जो हमने बताया भी था कि साइलेंस और वायलेंस में नॉर्मली जाती है। लेकिन ऐसी कॉन्वर्सेशंस आपसे बाकायदा तौर पर एक राइट मेथडोलॉजी डिमांड करती हैं, बिकॉज जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा ना कि वी आर डिज़ाइन, हम डिज़ाइन ही ऐसे हुए हैं और फिर हमारा अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं है कि क्रूशल कॉन्वर्सेशंस को या मुश्किल बातचीत को कोई बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता हुआ नज़र आता हो। सो चूँकि अभी तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और हम सीख सकते हैं, और सीखने के सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप मुश्किल बातचीत बड़े आसानी से कह सकेंगे रिलेशनशिप ख़राब हुए बगैर। बिल्कुल, इसमें एक बहुत आसान बात करके सर अब्दुल रहमान ने बताई थी कि फैक्ट्स को स्टेट करें इंस्टेड ऑफ जंपिंग ऑन कंक्लूजन्स, जो कि अक्सर बातचीत में इन पर्टिकुलर अगर मैं अपनी ज़िंदगी से देखूं और जनरली लोगों की कॉन्वर्सेशन स्टाइल्स अगर मैं देखूं, सो आई थिंक कि एक चीज़ जो लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं वो ये है कि दे जंप टू दी कंक्लूजन्स एंड दे डोंट कलेक्ट दी इनफ एविडेंसेस फॉर दैट मैटर। तो ये एक चीज़ काफ़ी लैक करती है। ये एम हमारा ये था इस शो को शुरू करने के पीछे के लोगों को कन्वर्सेशन के स्किल्स थोड़े से बेहतर आ जाएं, लोग इमोशंस की इम्पोर्टेंस को समझ जाएं कि इमोशंस किस तरह टेक ओवर कर लेते हैं हमारी बॉडी को, हमारी कन्वर्सेशंस को जब वो हाइटेंड होते हैं। तो इसलिए रैपिंग अप दिस शो मेरा इसमें यही एम होगा कि लोगों को एक रिमाइंडर हो जाए उन मेन स्किल्स का, क्योंकि एक दफ़ा सुन लेने से तो हमें आ नहीं जाता, प्रैक्टिस करने से आता है। तो एक कांस्टेंट रिमाइंडर हो कि किस तरह से किसी कन्वर्सेशन को टैकल किया जा सकता है,
अगर वो कंट्रोल से बाहर निकल गई है तो कैसे ब्रेक लिया जा सकता है, साइलेंस में चली गई है तो लोगों को मोटिवेट कैसे करना है कि वो बोलने की तरफ आ जाएं, वायलेंस में चली गई है तो लोगों को काम डाउन कैसे करना है। और एक चीज़ मुझे याद है कि सेफ एग्जिट ले लें। आई प्रैक्टिस दिस क्वाइट अ लॉट नाउ, safe exit. Despite that, often when we even have to take a safe exit and we realize that this is the time, sometimes we don't want to. Sometimes हम conversation से निकलना नहीं चाहते हैं। This is very important point, I must say that. हम उसमें से निकलना इसलिए नहीं चाह रहे होते because हम उस conversation को जीतना चाह रहे होते हैं in the moment. तो अपनी उस वक्त की जो प्रायोरिटी है उसको हटा के अपनी बिगर पिक्चर को देखना ये बड़ा ज़रूरी है ताकि आप सेफ एग्जिट लें। सो मैं ये चाहूँगा कि आज हम एक स्ट्रेटेजिक स्टेप बाय स्टेप एक रिमाइंडर के तौर पे चलें कि क्रूशल कन्वर्सेशन या क्रूशल नेगोशिएशन क्या चीज़ होती है, कब इसके स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर ख़राब हो जाए तो किस तरह से दो एक्सट्रीम्स पे जाती है जो साइलेंस और वायलेंस के एक्सट्रीम्स हैं, और ऐसे में उसके लिए आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन क्या है, हम ये आज डिस्कस अगर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम द बिगिनिंग। जो हमने सबसे पहले किया कि जो स्टेक्स हाई होते हैं जब, और जब वेरिंग ओपिनियंस होते हैं, तो तब आपको क्या राइट डिसीजन लेना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा आप एक हाईलाइट करें ताकि हम फिर आगे बढ़ें। कमिंग बैक टू व्हाट इज़ क्रूशल नेगोशिएशन और कन्वर्सेशन, तो जब भी कोई कन्वर्सेशन में ओपिनियन वेरी करते हैं, हमने ये बात की थी, जो कि मेजॉरिटी ऑफ आवर कन्वर्सेशंस कैन बी लाइक दैट। ओपिनियन वेरी करना, इख्तलाफ राय होना, ये कोई अजीब बात नहीं है, मेरी किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है। उस इख्तलाफ राय को हम डील कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है सारा कुछ। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो जाना कोई अजीब बात नहीं है। अगर आज सुबह से लाइट नहीं आ रही होगी तो मेरे इमोशंस हाइटेंड हो सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेरे इमोशंस हाइटेंड हो सकते हैं, नींद नहीं पूरी हुई है तो भी हो सकते हैं, या रास्ते में किसी से लड़ाई हो गई है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इट वाज़न्ट अ पार्ट ऑफ माय डे, बट हो सकते हैं इमोशंस हाइटेंड। उसको रियलाइज़ करना कि ये हो गया है और इसका कोलैटरल डैमेज मेरा कोई और चीज़, मेरी लाइफ का कोई और एक्शन ना बने कि राइट नाउ माई इमोशंस आर हाइटेंड, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोलैटरल डैमेज बचा सकूं, मैं बग़ैर वजह लोगों के साथ चिड़चिड़ापन ना दिखाऊं। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं उसको नोटिस करूं और अपने ऊपर एक डिलिबरेटली एक स्टॉप लगाऊं कि मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं क्यों लोगों से आज सारा दिन लड़ाई करता जा रहा हूँ, मैं क्यों अपनी बहस को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। सो इमोशंस की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट चीज़ थी हाई स्टेक्स, कि जो फैसला जितना अहम है उसके ऊपर उतना वक्त सर्व करना, उसके कन्वर्सेशंस को उतना ज़्यादा देर तक आप चलाएं कि उसमें से कोई अप्रोप्रिएट आंसर निकले, कोई कंसेंसस की तरफ हम जाएं। उसमें इन्वॉल्व दोनों पार्टीज़ के लिए विन विन डील होनी चाहिए। जितना बड़ा डिसीजन है उसमें उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी इन्वॉल्व होनी चाहिए फैसला करने के लिए। ठीक, लास्ट शो से मैं बात करती हूँ जिसमें क्विकली हम लोगों ने डिस्कस किया था कमांड, वोट, कंसेंसस एंड देयर वाज अनदर थिंग कंसल्ट। तो आपको क्या लगता है कि लोग किस हद तक अपने डिसीजंस में इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? डिसीजंस लोग इन्हीं तरीक़ों से करते हैं, सिर्फ उन्हें पता नहीं होता कि वो कौन सा कर रहे हैं और वो प्री डिसाइडेड नहीं होता। तो हमने ये बात की थी दैट डिसाइड हाउ टू डिसाइड। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि फ़ैसला करने से पहले फ़ैसला करें कि फ़ैसला कौन से तरीके से करना है, कमांड से करना है, कंसल्ट से करना है, कंसेंसस से करना है या वोट से करना है। लोग इस काम को करते इन्हीं चारों तरीक़ों से हैं, चारों में से किसी एक तरीके से हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नॉट बाय डिज़ाइन। अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हैं, यानी कि एक नहीं चला तो दूसरा कर लिया, दूसरा नहीं चला तो तीसरा कर लिया, लेकिन फ़ैसला करने के तरीके दुनिया में यही मौजूद है। या आप खुद से करते हैं। आपके मुताबिक कौन सा तरीका सही होना चाहिए? मुख्तलिफ रिश्तों में मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन। जहाँ पे आपसे मैंने बताया कि बराबरी का रिश्ता नहीं है, कोई एक सीनियर कोई एक जूनियर है, वहाँ पे कमांड का रिश्ता होगा, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि सबका कहना एक बराबर है।
किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर सुपीरियर या सरबराह होता है बाय पोस्ट बाय एजुकेशन, तो एक हायरार्की होती है, वहाँ पे कमांड ही होगा। लेकिन जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो तकरीबन एक दूसरे के बराबर होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में कंसल्ट करते हैं, वो आपस में वोट भी करते हैं, तो ये वेरी करता है। सो इन तरीक़ों में कोई खामी या ख़राबी नहीं है। कौन सा तरीका किस जगह इस्तेमाल होना है ये पता होना चाहिए जब आप उसको गलत जगह पे करते हैं। यानी कि एक फादर और सन के बीच में डिसीजन कैसे होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसे होना चाहिए, फ्रेंड्स के बीच में कैसे होना चाहिए, जो कि एक बराबरी का रिश्ता है, तो आप वहाँ पे कैसे रख सकते हैं। पर बाप बेटे का या बड़े भाई छोटे भाई का या बड़ी बहन छोटी बहन का रिश्ता, ये बराबर नहीं होते। तो इसके अंदर आप एक मुख्तलिफ तरीके से चलते हैं। इसमें आप जो है वो कमांड नहीं कर सकते नीचे से ऊपर, इसमें आप जो है वो कंसल्टेशन के साथ चलते हैं या कंसेंसस की तरफ जाने की तरफ कोशिश करते हैं कि तब तक बात करें जब तक दोनों राज़ी ना हो जाएं। अच्छा, इसमें पहले वाली बात में मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जब आप आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं कि ये अब कोई क्रूशल कॉन्वर्सेशन है या किससे मुझे करनी है, तो वहाँ पर क्रूशल कॉन्वर्सेशंस में हमने ये भी डिस्कस किया कि इंटेंट बहुत मैटर करती है, यानी आपका नीयत जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव सी कम्युनिकेशन होती है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता और आप जो है वो अपनी इंटेंशंस के अगेंस्ट सम टाइम काम कर रहे होते हैं। यानी अगर आप ऐसी इंटेंशन लेकर कॉन्वर्सेशन में गए हैं, मिसाल के तौर पर विन विन, लेकिन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको अगले बंदे की बात या कोई और फैक्टर जो है वो आपकी नीयत को ज़रा इधर उधर कर देते हैं और आपकी नीयत फिर विन और पनिश वाली स्टेट में चली जाती है या अपनी बात मनवाने वाली स्टेट में चली जाती है। अगेन यहाँ पर इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपको लगे कि अब आपका वांट जो है वो अचीव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, यानी वांट में भी वो बात करते हैं ना कि आप अपने लिए क्या चाह रहे हैं, आप दूसरों के लिए क्या चाह रहे हैं, आप रिलेशनशिप के लिए क्या चाह रहे हैं। सो जब आपको लगे कि आपका वांट ज़रा इधर उधर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका इंटेंशन के साथ आप स्टिक नहीं है। ठीक, सो फिर क्रूशल कॉन्वर्सेशन सेफ एग्जिट का भी कॉन्सेप्ट देती है, बट ये बड़ी कॉन्शियसली ये सारी एक्टिविटी आपको करनी होती है। इंटेंशन से मुझे याद आया कि आपने एक शो में बात की थी कि आप जब किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसमें दूसरे इंसान को सेफ फील कराना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को इस चीज़ के बारे में भी बताएं कि सेफ कैसे फील करा सकते हैं, पर हम इस टाइम पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सो व्यूअर्स, विल मीट राइट आफ्टर द ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में या किसी प्यारे से, हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं, तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्ज़िया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है, तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं, तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों, तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी
सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है, तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे तो आप समझे कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि कैसे हम अपनी बातचीत के अंदर दूसरे शख्स को सेफ फील करा के और बातचीत को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था सर अब्दुर्रहमान से, तो सर थोड़ा मुझे इस चीज़ के ऊपर बताएं कि हम कैसे किसी को सेफ फील करा सकते हैं बातचीत में और सेफ फील कराने का मकसद क्या होता है? पहले तो मिस शिमाला ने अभी बात की कि इंटेंशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है। मैं थोड़ा सा उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करूं कि आप इंटेंशन को ऐसे समझ लें कि जब आप किसी को कोई टास्क दे के भेजते हैं और वो उस टास्क से इख्तलाफ रखते हैं, वो नहीं करना चाहते, तो वो कुछ ना कुछ अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ऐसा गलत कर देते हैं जिससे वो काम ठीक से नहीं हो पाता है। लेकिन अगर किसी की एक्चुअल इंटेंशन हो, आप उसे कन्विंस करके भेजें प्रॉपरली कि वो क्यों इसको ऐसा करना चाहिए, तो वो जाके अपनी फुल एफर्ट के साथ करता है। सो बैक ऑफ द माइंड जो आपकी इंटेंशन है वो सिर्फ बैक ऑफ द माइंड नहीं है, वो आपकी मोटिवेशनल फोर्स है। वो इंटेंशन आपको आगे लेके जाती है। इंटेंशन की वजह से एक स्ट्रेंथ सी आ जाती है किसी कॉन्वर्सेशन में भी, किसी टास्क में, एक्टिविटी में, इवन स्पोर्ट्स में। इसलिए स्पोर्ट्स में भी साइकोलॉजी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। साइकोलॉजिस्ट को वहाँ पे हमेशा यूज़ करते हैं मोटिवेट करने के लिए, मोरल बूस्ट करने के लिए। कई दफ़ा कोई एक आधा मिस हैप जो है वो पूरी टीम का मोरल लो कर देता है। सो सारा कुछ पीछे इंटेंशन और मोटिवेशन के ऊपर चला जाता है। हालांकि फ़िज़िकल लोगों को समझने मुश्किल होती है कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का या वर्बल कम्युनिकेशन का इंटेंशन से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन जब आपकी नीयत चेंज होती है तो आपका प्रोसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि इतनी इंटेंशन ज़रूरी है। दूसरी बात आपने पूछी कि सेफ़ फील कराना किसी को क्यों ज़रूरी है। इसलिए कि जब आप किसी को वल्नरेबल फील कराते हैं तो उसके पास वही दो जो है चॉइसेस रह जाती हैं, जिसमें कि वो या तो खामोश हो जाएगा या आप पे अटैक करेगा। अगर हम 2 मिनट के लिए अपने आप को उनके शूज़ में डाल के देखें, उनकी पोजीशन में देखें, एम्पथाइज़ करें, तो जब भी इंसल्ट होती है किसी को अनसेफ फील कराया जाता है, तो उसके रिज़ल्ट नतीजे में या तो वो घबरा जाएगा और चुप हो जाएगा या वो लड़ना शुरू हो जाएगा। तो अनसेफ नहीं फील कराना होता, किसी के साथ वर्बली अब्यूज़ नहीं करते, किसी को प्रेशराइज नहीं करते, किसी में अपना इतना डर नहीं पैदा करते कि वो आपके सामने ओपन ही ना हो, आपको खुल के कोई बात ना कर सके। एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए जिससे कि वो आपसे ओपनली शेयर कर सकें। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में ये इश्यूज़ बड़े प्रोमिनेंट होते हैं और सरबराह जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के या डायरेक्टर जो होते हैं उनको ही फेस करने पड़ते हैं कि उनसे कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करता। मीटिंग्स में, कॉन्वर्सेशंस में कोई उनको मसले मसाइल बताता नहीं है आगे बढ़ के, बिकॉज लोग सेफ फील नहीं करते हैं। लोगों को होगा कि हम ओपिनियन देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग घबरा रहे होते हैं, तो हमेशा उनको बोला जाता है कि नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना ओपिनियन शेयर करें। ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करने में तो बिल्कुल ही नहीं घबराना चाहिए। लेकिन कई दफ़ा लोगों ने ऐसे
प्रेसिडेंट सेट किए होते हैं जिसके नतीजे में लोग सेफ फील नहीं करते। ठीक, तो बातचीत के अंदर एक म्यूचुअल पर्पस कैसे रखा जा सकता है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की तरफ कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं? सेफ़ इसी तरह से हम करते हैं। सेफ्टी का मतलब ये, जैसे क्रूशियल कॉन्वर्सेशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर तो है ही वो बहुत ही सेंसिटिव सी कम्युनिकेशन है ना। आपको ये पता है कि ये किसी भी टाइम पर साइलेंस और वायलेंस का रुख इख्तियार कर सकती है। सेफ़ ही एक इंटेंशन है, सेफ़ ही एक आप समझ लें कि मोटिवेशनल फैक्टर है कि जो अगले बंदे को कंफर्ट फील करवाएगा और वो अपनी बात भी आप तक पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर आप उनको इस तरह के बातचीत करते हैं जो कि उनको सेफ़ नहीं है, नहीं जैसे डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बात करना या साइलेंस और वायलेंस, अगले बंदे को मजबूर कर देना और ऑब्वियस वे में बात करके, तो वो जब खुद फियर से ऑपरेट करेगा तो फिर वो ऐसे ही आपको मैनेजमेंट भी देगा और वो कॉन्वर्सेशन को ईजी बनाएगा ही। लेकिन अगर उसको ये कॉन्फिडेंस दिया जाए कि यू हैव राइट टू से व्हाटएवर यू वांट टू से, तो फिर वो अपनी बातचीत बड़े आसानी से बता सकेगा। यहाँ पर जो क्रूशियल कॉन्वर्सेशन को कैरी कर रहा है उसको बहुत अपने इमोशंस पर काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है अगला बंदा आपके बिल्कुल ही ऑपोजिट बात कर दें, यानी आपकी राय से उसकी राय मुख्तलिफ हो। सो डिसएग्रीमेंट के साथ भी एग्रीमेंट शो करना, ये क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस है। और इस सारे प्रोसेस में जो गड़बड़ें पैदा करती हैं ना, वो आपकी फिजियोलॉजी है थ्रू इमोशंस समहाउ। तो आपके ख्याल से फिजियोलॉजी को अगर हम कंट्रोल करें तो काफ़ी इमोशंस को और बॉडीली रिस्पॉन्सेस जो होते हैं हमारे, तो हम किस हद तक अपनी बातचीत को बेहतर कर सकते हैं? देखिए, ये जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो कि इमोशंस से ट्रिगर होते हैं। अगर आपको किसी की बात बुरी लग जाती है, और वो बुरी इसीलिए बुरी लग रही है बिकॉज आप अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दिए, ना चाहते हुए भी वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आपकी अटेंशन मांगती है एंड आप फाइट और फ्लाइट वाली स्टेट में चले जाते हैं। जब तक आप इन चीज़ों को इन ऑर्डर रखते हैं, एंड इन चीज़ों को इन ऑर्डर रखने में बार बार आपको अपनी इंटेंशन को, अपनी वांट को याद करना पड़ेगा। और जहाँ पर आप ये फील करें कि नाउ अब मेरे भी इमोशन ज़रा हाई हो रहे हैं और बात किसी एंड पर नहीं पहुँच रही है, अब ये किसी एक बंदे को फैसला करना होगा जो क्रूशियल कॉन्वर्सेशन को कैरी कर रहा है, उसके प्रिंसिपल्स को कैरी कर रहा है। सो वहाँ पर फिर सेफ़ एग्ज़िट आपको हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन सेफ़ एग्ज़िट यानी अगर 0 to 10 में हम बात करते हैं तो वो कोई 9 में जाकर 10 पे जाकर सेफ़ एग्ज़िट नहीं लेना, बिकॉज उस टाइम पर माइंडसेट ऐसा होगा कि नहीं, अब मैं ही जीत के दम लूँगा। हम सब अपनी अगर क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस को रिव्यू करें, सो ये एक पॉइंट आता है जब आप बहुत ऑब्वियस होते हैं कि नहीं, ये जिस लेंस से आप देख रहे होते हैं वही ठीक है। सेफ़ एग्ज़िट कहीं ऊपर पहले एंटिसिपेट कर उसका आपने डिसीजन ले लेना है। ठीक है, पहले से प्रिपेयर्ड जाना चाहिए ना कन्वर्सेशन में कि ख़राब भी हो सकती है, और ख़राब होने के साइंस सोच के जाना चाहिए कि ये साइन है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम जिन लोगों से बातचीत करते हैं उन्हें हम जानते हैं अपनी लाइफ में। कभी कभार ऐसा होता है नए नए लोगों से मिलना होता है, जिनको जानते हैं और उनके साथ ही कन्वर्सेशन ख़राब होती है, तो फिर सोचना चाहिए कि वो क्यों होती है और अगली दफ़ा उसकी प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए। सेफ़ फील कराने के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, उसमें भी मैं एक और पॉइंट ये एक रेज़ करूँगा कि कई दफ़ा हम सेफ़ फील कराते हैं सिर्फ सुनने से। अगर हम बाय बीइंग अ गुड लिसनर, और जो लोग अनसेफ फील कर रहे होते हैं कई दफ़ा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको ये डर होता है कि मेरी सुनी नहीं जाएगी। अगर एक मीटिंग है जिसमें 4 लोग बैठे हैं और उन 4 में से कोई एक बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी बात सुन ली जाए, आप सोचें वो ऐसी कोशिश क्यों कर रहा है? तो शायद उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, शायद उसे सुना नहीं जाता, शायद इसलिए उसके इमोशंस हाइटेंड हो रहे हैं, शायद इसलिए उसको ये फीलिंग आ रही है दैट माय ओपिनियन डजंट मैटर। बच्चों को अक्सर घर पे ये मसला होता है कि उनको उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनाने का मौका नहीं दिया जाता, ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि सोचते हैं कि बच्चों को क्या पता, मे बी शायद उन्हें ज़्यादा ना पता हो, उस उम्र में नहीं पता होता जिस उम्र में वो टीनेज में हैं या छोटे हैं, और हमें भी नहीं पता होगा जब हम टीनेज में थे। इसका मतलब फिर भी ये नहीं है कि आप उनकी बात सुने ना, उनके अंदर एक तहम्मुल आ जाता है जब आप उनकी बात सुन लेते हैं और सुन के उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा लेते हैं, सिर्फ अपना डिसीजन उन पर फोर्स नहीं करते। सो
कन्वर्सेशन के अंदर हम जो एक सबसे अहम पॉइंट उठा रहे हैं वो ये है कि लिसनिंग की इम्पोर्टेंस को समझें, अपना वक्त लोगों को दे के उनसे प्रॉपरली उनकी बात सुने। वो जो उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस है कि मेरी बात पूरी नहीं सुनी जाएगी, वो जब ख़त्म हो जाएगी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज शाम को किसी न किसी मौके पे मुझसे सुन लेंगे मेरा मसला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, कोई भी आपने कहा था रिस्पॉन्स होता है तो उस बातचीत से पहले या बातचीत के दौरान हमारे एक स्टोरी मेकिंग, एक खाका हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, वो क्या स्टोरी मेकिंग किस तरह की होती है? स्टोरी मेकिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। किसी इंसान के बारे में किसी चीज़ को देख के, किसी फैसले को सुन के हम एक स्टोरी बनाते हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना केपेबल है कि वो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करता है खुद से, जब हमारे पास पूरी पिक्चर नहीं होती है। कभी कभार लिमिटेड मौक़ों पे इससे फ़ायदा हो जाता है कि वो जो डॉट्स कनेक्ट होते हैं, हम फिल इन द ब्लैंक्स जो करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इससे नुकसान हो जाता है। जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हम एक अपने दिमाग में एक स्टोरी बनाते हैं और उसको फैक्ट समझने लगते हैं और पक्के हो जाते हैं उसके ऊपर कि जैसा मैंने सोचा ऐसा ही है। अगर इसकी बजाय हम ये सोचना शुरू कर दें कि ऐसा भी हो सकता है लेकिन आई शुड बी ओपन टू अदर पॉसिबिलिटीज़, तो फिर हम किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। अक्सर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हम किसी फैसले पे बड़े पक्के होते हैं, लेकिन जब हमारे सामने पूरी कहानी खुल के सामने आती है तो हमारा पैराडाइम शिफ्ट होता है। तो ऐसे मौक़ों से सीखना चाहिए कि इसका मतलब है हमें सब कुछ नहीं पता, इसका मतलब है हम सारा कुछ एग्जैक्ट फिगर आउट नहीं कर सकते हैं। पास्ट की बेसिस पे फ्यूचर को हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई अगर परसों कोई गलती करता है, ज़रूरी नहीं कि वो आने वाले कल में फिर से वही करेगा। तो आप जो है वो फैक्ट्स पे स्टिक करें और कोशिश करना चाहिए किसी भी मसले को जब आप किसी से कन्फ्रंट करते हैं तो उससे टेंटेटिव अंदाज में बात करें, ना कि एक परमानेंट तरीके पे जिसमें आप कहते हैं मुझे अच्छी तरह पता है 100% कि तुमने ऐसा किया होगा। अगर आप इसमें दुनिया के कोर्ट सिस्टम्स को ऑब्जर्व कर लेना तो वो भी जब तक किसी के खिलाफ फाइनल डिसीजन नहीं होता तब तक वो मुल्जिम रहता है, मुजरिम नहीं होता। लेकिन हम अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशंस में लोगों को बहुत जल्दी मुजरिम बना देते हैं। सो अनटिल प्रूवन, अनटिल गिल्टी, तब तक लोगों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे उन्होंने ये कसूर नहीं किया और उन्हें मौका दें कि वो एक्सप्लेन करें। और ये समटाइम बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि आप अपनी जजमेंट को रोक कर रखें, बिकॉज इसमें हम नॉन जजमेंटल अप्रोच की बात करें ना, कि फैक्ट्स पर अपना एनालिसिस बनाएं, ना कि अजम्पशन पर जो कि आप पहले से बना चुके हैं किसी बंदे के बारे में। चूँकि हमारे माइंड में ये कैपेसिटी होती है, जो हमारे बिलीव्स होते हैं, जो हमारे परसेप्शंस होते हैं, हम उसी लेंस से अगले बंदे को देख रहे होते हैं और वो बहुत ट्रू लग रही होती है। जब तक हम अपने माइंड को खुद ओपन नहीं रखते हैं, मतलब अगर मैंने कॉन्शियसली इस पे काम नहीं किया कि नहीं मुझे अगले बंदे की बात भी सुननी है और मुझे हर पहलू को देखना है, तभी मुझे फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ हमारा माइंड हमें बहुत ऑथेंटिक वे में ये कह रहा होता है कि नहीं ये जो तुम सोच रहे हो ना यही राइट है, एंड उस पर बिलीव करते हुए हमें हर इवेंट जो है, हर पॉइंट जो है उसी को एडवोकेट कर रहा होता है। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये थोड़ा मुश्किल काम होता है अपने आप को ज़रा ओपन रखना और फैक्ट्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब करना, अप्रोच करना, रादर देन कि अपने ऊपर ही बड़ा कॉन्फिडेंटली अपने एनालिसिस के ऊपर ही स्टिक होकर रहना। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लीड कर रही हूँ, पर मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगी कि वो हमारे साथ छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करें, क्योंकि आई होप जो ये मैं नेक्स्ट सवाल करने जा रही हूँ सबकी ज़िंदगी में काफ़ी इफेक्टिव रहा होगा, ये काफ़ी आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में या किसी प्यारे से, हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है, या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता और हमें कोताही
अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं, तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्ज़िया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है, तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं, तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों, तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है, तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह, और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे, तो आप समझे कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। तो अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं, और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलतफहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बात कही थी कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने एक्सपर्ट्स की तरफ थ्रो करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी ये बताना चाह रही थी कि कॉन्वर्सेशंस को हम बहुत दफ़ा अंडररेट करते हैं। हम समझते हैं कि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है बातचीत करना। मैं यहाँ ये बताती चलूँ कि दुनिया में जितनी भी इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस आई हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हुए हैं, जो भी हमारे लीडर्स गुजरे हैं, और इन लाइट टू दैट कि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे कायद ने भी कॉन्वर्सेशंस के थ्रू और अपनी आइडियोलॉजी जो है वो लोगों से मनवाई थी, और दिस इज़ वाई टुडे वी हैव आवर ओन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड वी आर अ प्राउड नेशन। तो मैं ये क्वेश्चन की तरफ चलूँगी कि आपके ख्याल से कि अभी तक हमने जितने भी शोज़ किए हैं जिसमें हमने कॉन्वर्सेशंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, चंक बाय चंक लेके चले हैं, किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, कैसे हम डिज़ाइंड हैं, क्या इंटेंट होना चाहिए, क्या डिसीजंस होने चाहिए, आपके ख्याल से कि कौन सा एक ऐसा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिस कॉन्वर्सेशन में जिसको आप हाईलाइट करना चाहेंगे? पर्सनली मुझे अगर आप पूछेंगे मैं किस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा, वो एक तो है कि पहले मैंने अभी बोला कि लिसनिंग के एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू करें। मोर देन स्पीकिंग, लिसनिंग इज़ इम्पोर्टेंट। जब हम अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने के ऊपर पुरजोर रहते हैं तो हम दूसरे का नज़रिया देखना चाहते ही नहीं हैं। तो इसके लिए कन्वर्सेशन में ये ऑप्शन होनी चाहिए कि जितना आप बोलें बल्कि शायद उससे कुछ ज़्यादा दूसरों की सुनने की कोशिश करें। जवाबन वो भी आपकी बातचीत सुनने की तरफ आएंगे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम लोग अपनी मिस्टेक्स नहीं देखना चाहते, खुद की मिस्टेक्स नहीं देखना चाहते। यहाँ तक कि कई दफ़ा हमें हमारी मिस्टेक्स दूसरे दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम उनके भी ख़िलाफ़ हो जाते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को कॉन्स्टेंटली खुद मॉनिटर करते रहना चाहिए। होल्डिंग ईच अदर अकाउंटेबल, होल्डिंग योर सेल्फ अकाउंटेबल इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्रूशियल कन्वर्सेशन। सो खुद को देखते रहना चाहिए कि खुद में क्या मसला है जिसको बेहतर किया जा सकता है। सो वो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करूँगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लिसनिंग और अकाउंटेबिलिटी आपके लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं। लिसनिंग एंड सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि खुद की गलती मानने से आपकी कोई सेल्फ इस्टीम लो नहीं होती है, आपका कोई स्टैचर लो नहीं हो जाता। अपनी गलतियां हम सबसे पहले ठीक कर सकते हैं, दूसरों की गलतियां ठीक करना मुश्किल काम है। सो वर्क ऑन मी फर्स्ट। इफ एवरीबडी स्टार्ट्स वर्किंग ऑन देमसेल्व्स फर्स्ट, तो आधे प्रॉब्लम, आधे भी, बल्कि मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, आधे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएंगे। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। हम अक्सर दूसरों पे क्रिटिक करने के ऊपर पुरजोर रहते हैं, चाहे उनकी ड्रेसिंग से रिलेटेड हो, उनकी फैशन सेंस से रिलेटेड हो, उनके घर, गाड़ी, बातचीत, हर चीज़ पे हम क्रिटिक करना चाहते हैं। पर अगर हम एवरीडे अपनी ये सारी चीज़ें वन बाय वन बेहतर करते रहें तो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। सो व्हाई डू यू थिंक दैट वी हैव आवर गार्ड्स अप लाइक दिस ऑल द टाइम? ये ओवर टाइम पीरियड ऑफ बिहेवियरल लर्निंग है, जिसमें इस किस्म की चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और हम करते जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा लगता है कि खुद की गलतियां पे फोकस करना मुश्किल काम है। इतना मुश्किल है नहीं जितना उसकी परसेप्शन बन गई हुई है। सो अपने आप को करेक्ट करना, अपने आप को मॉनिटर करना। अब एक ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक डिफरेंस देखेंगे कि एक 3 किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एंड देन देयर आर द गुड काइंड्स, एंड देन द बेस्ट वन। जो वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई किसी की बात नहीं सुनता। देयर इज़ नो हायरार्की, देयर इज़ नो सुपीरियरिटी, देयर इज़ नो चेन ऑफ कमांड इन वर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जो गुड काइंड की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें कोई एक लीडर नीचे अपनी पूरी टीम को लेके चल रहा होता है। ये गुड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसमें कि आप कहते हैं कि अच्छा CEO है जो नीचे सारा कुछ देख रहा है, या मैनेजिंग डायरेक्टर है जो नीचे सारा कुछ देख रहा है। बट जो बेस्ट काइंड की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वे एवरीबडी इज होल्डिंग एवरीबडी अकाउंटेबल, जिसमें आप अपने कॉलीग से सवाल कर सकते हैं, आपका कॉलीग आपको जवाब दे देता है, आप अपने जूनियर से भी पूछ लेते हैं, आप कभी ना कभी अपने सीनियर से भी कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं रिस्पेक्टफुली। हर कोई एक दूसरे को अकाउंटेबल ठहरा रहा होता है। आजकल के आप करंट पॉलिटिकल सिनेरियो को भी देख लें, जिसमें बहुत सारे लोगों को एक इख्तलाफ रहता है कि जैसे अभी जो नए आपके जो प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं, तो उसमें लोगों को इख्तलाफ रहता है कि एक आदमी क्या कर लेगा। और मैं एग्री करता हूँ कि एक आदमी जो होता है वो फिर गुड वाली में कैटेगरी में आता है। इट्स नॉट द बेस्ट वन। बेस्ट वो होगी जिस दिन हर कोई हर किसी को अकाउंटेबल ठहरा सकता है, हर कोई हर किसी पे चेक कर सकता है, हर किसी को मोटिवेट कर सकता है। नो वन इज सुपीरियर, नो वन इज अबव द लॉ, और हर किसी को बाय द बुक चलना चाहिए। खुद की मिस्टेक्स भी देखनी चाहिए, जिसकी नज़र आ गई है उसको बतानी चाहिए। लेकिन उसमें म्यूचुअल बेनिफिट भी तो होना चाहिए ना। अगर सारों का होगा तो वो इन्वॉल्वमेंट वो एक ही चीज़ से आएगा जब आप किसी को उसके प्रॉब्लम बता रहे होते हैं। अपने आप को दूसरों को बताना शायद इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उनको बताने के लिए भी आपको उनकी रिस्पेक्ट को जो है वो मेंटेन करना ही है बहरहाल में, ताकि वो सेफ फील करें, ताकि आपका फीडबैक फिर एक अच्छे फीडबैक को वो रिसीव करें और उससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन यहाँ पर हम जो ग्रेस मार्क्स देते हैं वो अपने आप को देते हैं, बिकॉज हम फ्रॉम द बिगिनिंग अपने आप को समझ रहे हैं कि हम तो फ्लॉलेस हैं, हमारे साथ तो कोई इशू है नहीं है। सो यहाँ पर ये वाली स्किल को अपने अंदर लाना ये बहुत ज़रूरी है। आई टोटली एग्री विद सर कि ये जो जिसको एग्जेक्टिव स्किल में मेटाकॉग्निशन की स्किल कहा जाता है, कि जिसमें आप बर्ड्स आई व्यू से अपने एनालिसिस करते हैं कि क्या चीज़ें मेरी लाइफ में ठीक हैं और मुझे उसको करते रहना चाहिए और क्या चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है। एक अनबाइज्ड एनालिसिस आप अपने करते रहते हैं। ये स्किल तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन में नहीं, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा इस हवाले से। ये जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, इसकी अहमियत इस तरह से है कि रिस्पेक्ट
हर कोई डिज़र्व करता है, बाय बर्थ हर कोई क्वालिफाई कर चुका है इज़्ज़त के लिए। ये रिस्पेक्ट का मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ी अब क्लैरिटी दे दे, बिकॉज बहुत लोग रिस्पेक्ट के वर्ड को बड़ा गलत यूज़ करते हैं, जैसे अपनी ईगो को ले आते हैं कि मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है, आई एम अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन इन माई सोसाइटी। तो ये ज़रा थोड़ा रिस्पेक्ट, ये तो आप खुद की रिस्पेक्ट की बात करें, मैं दूसरे की रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि जिसमें क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कोई रिलेशन है हमारी लाइफ में जिसे हम कहें ये इज्जत डिजर्व नहीं करता? नन, कोई रिलेशन नहीं है, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो इन लॉज हैं, चाहे वो अपनी फैमिली है, कॉलीग्स हैं, कोई भी हो जाए, ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं है ज़िंदगी में। आपके साथ जो नीचे सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं वो भी इज्जत डिज़र्व करते हैं। हर कोई प्री डिटर्मिन्ड इज्जत के लिए क्वालिफाई करता है। डिफरेंस है किसी की कुछ कम, बल्कि कुछ कम नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं किसी की कुछ ज़्यादा होती है, घर वालों की ज़्यादा होती है, करीबी दोस्तों की ज़्यादा होती है, आप उनको एक्स्ट्रा इज्जत देते हैं, वो एक्स्ट्रा इज्जत के लिए बचपन से क्वालिफाई करते हैं, आगे बच्चे आपके एक्स्ट्रा इज्जत के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब चाहे वो फेल हो जाए एग्ज़ाम में, वो बेइज्जती नहीं डिज़र्व करते, वो उसके ऊपर उनको आप बात करें, उसके ऊपर उनको सिखाएं, उसके कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट नेगेटिव या पॉजिटिव उसके साथ आप काम ले सकते हैं। लेकिन अगर वो फेल हो गए हैं किसी टास्क में या उनसे कोई गलत काम हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्ट डिज़र्व करने लग गए हैं। अभी भी वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं बिकॉज बाय बर्थ वो आपके फैमिली मेम्बर हैं। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, क्योंकि आज ही कैम्ब्रिज इंटरनेशनल जिन बच्चों ने O-levels दिए थे उनके आज रिजल्ट आ चुके हैं, तो उनके पेरेंट्स को उनको बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि अगर कोई रिजल्ट्स बुरे हैं तो उनको अच्छे रिजल्ट्स आगे प्रोड्यूस करने की तरफ मोटिवेट करें, बिकॉज इसमें पॉइंट फिर वही है, अगर आप बेइज्जत कर देते हैं तो अगली बार अच्छा रिजल्ट आ जाएगा क्या उससे? डेफिनेटली अगर आ जाता है तो मुझे फिर बताएं, क्योंकि इंसल्ट करने से किसी का अच्छा रिजल्ट नहीं आना। सो टेक द स्टेप विच विल प्रोड्यूस रिजल्ट्स, वो काम करें जिसका फ़ायदा है। रिस्पेक्ट को तो एक वैल्यू मेरे ख्याल में हम सबको बनाना चाहिए, अपनी लाइफ का कोई एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि ये वो एक डायरेक्शन, वैल्यू या स्टैंडर्ड या प्रिंसिपल है जो कि हम हर रिलेशन में रखेंगे। बेशक आपका किसी के साथ डिसएग्रीमेंट है, बेशक जैसे बच्चों की बात हो रही है उनको समझाना है, तो इसको मेंटेन रखते हुए भी आप बच्चों को समझा सकते हैं। इसमें एक छोटा सा टास्क दे दें अगर लोगों को, आप ये कहें कि जैसे वो करते आ रहे हैं या तो वो वैसे करते रहें, या एक हफ़्ता सबको इज्जत दे के देख लें, एक हफ़्ता रिस्पेक्ट करके देख लें अपने इर्द गिर्द लोगों की, जिसमें घर वाले हैं, जिसमें मुलाजमीन हैं, जिसमें हमारे दोस्त हैं और हमारे कॉलीग्स होते हैं। एक वीक अगर डिलिबरेट एफर्ट के साथ रिस्पेक्ट दे के देख लें कि क्या रिज़ल्ट ऐसे ज़्यादा मिलता है या जैसे वो करते आ रहे थे वैसे ज़्यादा मिलता है, तो फिर जो आपके सामने नतीजा है उसे फॉलो कर लीजिएगा। सर आप भी एग्री करेंगे हमसे, अक्सर ये सवाल होता है कि आप लोग एडिक्ट्स के साथ काम करते हैं या जो जिन लोगों के साथ साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं, तो वो तो बड़े ख़तरनाक से नहीं होते हैं। बिल्कुल। सो हम उनको बताते हैं बिल्कुल ख़तरनाक नहीं होते, और वो सबसे आसान वे में हम उनको डील कर रहे होते हैं, और कोई ऐसा कोई साइंस नहीं है, सिर्फ रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट से डील कर रहे होते हैं, अनकंडीशनल रिगार्ड दे रहे होते हैं, उनके साथ एम्पैथी में बात कर रहे होते हैं। सो वो कभी भी चाहे वो घर वालों की एक बात नहीं सुन रहे होते हैं, बट हमारे जो पेशेंट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट को वेलकम करते हैं। ये जो मैस्लो की हायरार्की है जो आपने साइकोलॉजी में पढ़ी होगी, जिसमें आपके बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आपकी बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, उसमें क्या होते हैं, आपके पास शेल्टर है, आपके फूड है, ऑक्सीजन है, रिस्पेक्ट भी उसी में फॉल करती है। रिस्पेक्ट आपकी बेसिक ह्यूमन नीड है, रिस्पेक्ट आपकी वांट नहीं है। आपकी वांट और चीज़ें हो सकती है, रिस्पेक्ट आपकी बेसिक नीड है जो कि आप डिज़र्व करते ही हैं, जो कि आप नहीं कोई भी ऐसा काम कर सकते जिससे आपकी वो जो पैदाइशी राइट है इज़्ज़त होने का वो लूज़ हो जाए। तो इसलिए इसको उसी तरह समझना चाहिए जैसे खाना पीना, हवा, ये सारी हमारी नीड्स हैं, इज़्ज़त भी हमारी उसी तरह की रिक्वायरमेंट है। और हम जब किसी की इज़्ज़त नहीं करते हैं तो हम कॉन्स्टेंटली उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी पर्सनालिटी को शैटर कर रहे होते हैं बचपन से, और फियर को इंड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, आप एक अगर कोई पॉइंट बताना चाहती हैं जो आपके नज़दीक हाईलाइट करना चाहिए कॉन्वर्सेशन में?
इमोशनल मैनेजमेंट में फ्रॉम द बिगिनिंग इसी बात पर ज़रा ज़्यादा अहमियत इसको देती हूँ कि आपका जो इमोशनल मैनेजमेंट है ये बहुत बहुत ज़रूरी है आपकी मुश्किल बातचीत में, हमेशा आपको हेल्प करेगा। अगर आप डिटैचमेंट सीख लेते हैं, इमोशनल डिटैचमेंट सीख लेते हैं और राइट टाइम पर अपने इमोशंस को मैनेज करना, मतलब ऐसे नहीं हम कह रहे कि आप बिल्कुल ही लॉजिकल होकर बहुत ही नम हो जाएं, लेकिन आप कॉन्शियसली, ये जो मैं वर्ड बार बार कॉन्शियस अवेयरनेस का यूज़ करती हूँ, तो इसका मतलब यही है कि आप अपने ऊपर पूरी तवज्जो रखें कि कहाँ पर आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस आपको आपके राइट टारगेट से जो है वो इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि वो पता भी नहीं चलने देते एंड आप जो है वो थ्रेट अगले बंदे से फील करके, और आपको लगता है कि ये रही क्रूशल कॉन्वर्सेशंस के प्रिंसिपल, ये वो बंदा ही नहीं है जिसको क्रूशल कॉन्वर्सेशन से डील किया जाए। अब वो जो हम ये कह रहे होते हैं कि ये वो बंदा ही नहीं है, तो फिर समझ ही आ रही होती है कि अब मैं उस स्टेट में ही नहीं रहा कि मैं अगले बंदे को बात पहुंचा सकूं। सो इमोशनल मैनेजमेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि क्रूशल कॉन्वर्सेशंस को फ्लड कर सकता है। आप तो उस पर बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट, गुड लिसनिंग, ये हम आप लोगों की तरफ से इनपुट थी। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों वन बाय वन जो है एक एंडिंग नोट बताएं कि क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, क्या ऐसी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं इन पर्टिकुलर टू कॉन्वर्सेशन के ऊपर जिससे हम लिबरेट हो सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे बेसिकली हम सेलिब्रेट करते हैं फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। इस पे मैं ये सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो जिस चीज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रीडम, वो हर एक के पास होना चाहिए। लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, उनके पास चॉइस होनी चाहिए, क्या वो आपको अपना ओपिनियन दे सकें बगैर डरे, बगैर किसी खौफ के कि कोई ड्रास्टिक सा इफ़ेक्ट होगा उस पर। कई लोगों ने अपने आप को अनरीचेबल बनाया होता है कि मुझ तक कोई आए ही ना, वो अपना एक्सप्रेशन, अपनी बॉडी लैंग्वेज इस किस्म की रखते हैं थ्रू आउट लाइफ कि कोई उनके पास कोई मसला लेके ही ना आए। ये बुरी बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। हर एक को डिस्कशन का मौका देना चाहिए। अपनी अथॉरिटी को बाउंड्रीज से बाहर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जितनी आपकी अथॉरिटी है। कंट्रोलिंग, जिसको हमने एक दफ़ा डिस्कस पहले भी किया हुआ है कि कंट्रोलिंग बिहेवियर एक अच्छी चीज़ नहीं होती, इससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं निकलते। और लास्ट पॉइंट ये है कि अपने गोल पे नज़र रखनी चाहिए, वो हमें मोटिवेटेड रखता है, वो हमें ट्रैक पे रखता है। अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन से नज़र हटा देते हैं तो आप साइडों पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक मैम, आप बताएं। अच्छा, फ्रॉम माई साइड हम अगर बेसिक अपनी वैल्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा काम कर लें, वैल्यूज़ से मेरी मुराद स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल हैं, और उसमें अगर हम 2 चीज़ों को, इनफैक्ट 3 चीज़ों को ऐड कर लें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। हम अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस को जगह दें, क्योंकि ये हमें बहुत जगहों पर यूज़ करनी पड़ती है, और वो भी ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस। एंड नंबर 2 रिस्पेक्ट, एंड नंबर 3 इंटेग्रिटी। अगर हम इन 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं और इन डायरेक्शंस में अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं, एंड आई बिलीव दैट कि उसमें प्रॉब्लम्स ये नहीं कि आएंगी नहीं, लेकिन आप केपेबल होंगे उसको काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से मैनेज करने की। मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरती से आप लोगों ने लास्ट रैप अप सेगमेंट दी है कि जिसमें आपने हमारे व्यूअर्स को ये बताया कि रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इंटेग्रिटी। आई थिंक ये इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं कि अगर हम इसे अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर लें तो हमारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। कहते हैं कि कोई भी शुरुआत जो होती है वो आपके खुद से होती है, इट कम्स फ्रॉम विद इन यू। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातचीत बेहतर हो या आप अपनी बात को अच्छा कम्युनिकेट करें तो इन चीज़ों को ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगले हफ्ते हम कॉन्वर्सेशंस के एक नए कंपोनेंट को, एक नई डायमेंशन को लेके आएंगे थोड़े डिफरेंट अंदाज में। आप हमारे शो को देखते रहें। आपको अगर अच्छा लगता है प्लीज़ डू लाइक इट, प्लीज़ डू शेयर इट, ताकि ये आवाज़ और अवेयरनेस दूसरों तक भी पहुँचे। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।